केस में जनरल बाजवा मुलव्वस हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कल आसिम मुनीर के अहकामात पर भी सवाल उठेंगे। बाजवा भी पढ़ा जाएगा, बाजवा भी पढ़ा जाएगा। जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है वो भी जनरल फैद से हदायत लेता रहा। कर्नल लियाकत पकड़ा गया का जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है, लेकिन मुनीब अख्तर साहब का बिल्कुल कोई चांस नहीं रहेगा और वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आजकल मुल्क में काफी गहमा गहमी वाली सूरत हाल है, हर तरफ एक अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन चल रही है। हमारे टॉपिक्स होंगे कुछ के फाइज ईसा साहब की क्या मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, फिर जनरल फैज से रिलेटेड बात होगी। तो सर सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे। तो सर ये जो फैज हमीद साहब का केस है, इसमें आगे क्या होगा? क्या कोई यू टर्न हो सकता है? देखिए, फैज हमीद साहब के केस के हवाले से दो खबरें हैं मेरे पास। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बतौर डीजीआईएसआई जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की हैं, उन पर उनको सजा दी जाए। लेकिन फौज के अंदर ये राय मुसलमा है कि जब फैज हमीद साहब से मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस के बारे में सवाल हुआ था, मतलब इमरान खान से उनकी मुलाकातों के बारे में उनसे सवाल हुआ था, वो इससे पहले इन्वेस्टिगेट हुए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हर बार इमरान खान को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इजाजत से मिला और जनरल बाजवा ने ये बात कंफर्म की कि वो जनरल फैज को कहते थे तो जनरल फैज इमरान खान को मिलते थे। लिहाजा फौज के अंदर ये बात तय है कि जो काम जनरल फैज ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की इजाजत से किए हैं और आर्मी चीफ के ऑर्डर्स को कंप्लाई किया है, उन बातों पर जनरल फैज को ना प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना सजा दी जाएगी। ये आर्मी डिसिप्लिन का हिस्सा है कि आर्मी चीफ को हुक्म देने का हक हासिल है और उनके मतहत उस हुक्म की को बजा लाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो ठीक है या गलत है। फौज में सबॉर्डिनेट के पास ये तय करने का इख्तियार नहीं है कि हुक्म ठीक है या गलत है, ओबे करने की ऑर्डर है। तो लिहाजा जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि फैज को इस बात की सजा मिलेगी, उस बात की सजा मिलेगी, ऐसी किसी बात की सजा नहीं मिलेगी जो काम उन्होंने फौजी डिसिप्लिन के अंदर किया है। मसलन अगर नवाज शरीफ की नाअहली कराई है तो अगर उसमें बाजवा साहब मौजूद थे, मतलब शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस में प्रोसिक्यूट नहीं होंगे और मुख्तलिफ जो केसेस उन्होंने किए या उनके बारे में मशहूर है कि ये काम भी उन्होंने किया, वो भी किया, उनमें से किसी पर भी जनरल फैज जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। आप सवाल करेंगे कि अगर वो अपने किसी ऐसे जुर्म पर प्रोसिक्यूट नहीं होंगे जो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से किया है, तो फिर वो किस बात पर? देखिए, ये टॉप सिटी वाला मामला है, इस पर जनरल बाजवा ने कहा है कि ना ये मेरे इल्म में था और ना मेरी इजाजत से हुआ है। लिहाजा इसको जनरल बाजवा ने एज आर्मी चीफ ओन नहीं किया है, तो ये जनरल फैज का अकेला जुर्म बन रहा है और इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये राय है कि इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, जो काम जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ किए हैं, उनको मुकम्मल सैंक्टिटी फौज के निज़ाम में हासिल है, क्योंकि हर आर्मी चीफ अपनी मर्जी के हुक्म देता है। आज अगर आप जनरल बाजवा को उनके अहकामात पर क्वेश्चन करेंगे तो कल आसिम मुनीर के अहकामात पर भी सवाल उठेंगे। लिहाजा फौज इस डिसिप्लिन को ब्रेक करने के किसी मूड में नहीं है कि वो आर्मी चीफ से पूछे कि आपका ये हुक्म जायज था या नाजायज था, क्योंकि फिर तो अगले आर्मी चीफ से भी पूछा जाएगा कि आपका ये हुक्म जायज है या नाजायज है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। टॉप सिटी वाले मामले में आर्मी जनरल बाजवा का मौकफ है कि ना ये मेरे इलम में था, ना मेरी मर्जी से हुआ है, ना मैंने इसकी इजाजत दी है, ना इस हवाले से जो जुर्म हुआ है उसमें कोई पैसे जनरल बाजवा को मिले हैं। जो टॉप सिटी वाले से दिहाड़ी लगाई गई है, उसके कुछ पैसे जो मेरी इतलात है 30% जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को दिए गए हैं ताकि अदालतों से मामला खत्म कराने के लिए। और मेरी जी। इतलात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा, ने ये ऑर्डर किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जीएचक्यू को कहे कि वो अपने जनरल के खिलाफ कार्रवाई करे टॉप सिटी वाले मामले में। इस फील्ड कोर्ट मार्शल के नतीजे में अगर ये साबित हो गया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसमें से हिस्सा लिया था
तो फिर फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में ये लिखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा कि आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि उसने लूट के माल में से 30% लिया है। तो अब ये मुमकिन है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जीएचक्यू को एक जनरल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है अपने जुडिशियल ऑर्डर से, इसी तरह जीएचक्यू में के जो फील्ड कोर्ट मार्शल का ऑर्डर आएगा उसमें उस चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि हमारी तहकीकात के मुताबिक आपके चीफ जस्टिस ने 30 हमने जो मारे जनरल ने माल लिया था वो हमने रिकवर कर लिया है, जो बाकी 30% माल है वो आपके चीफ जस्टिस ने लिया है, आप उससे रिकवर कर लें। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें बाजवा साहब नहीं पकड़े जा रहे, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बाजवा साहब पकड़े जा रहे हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम जरूर आ रहा है और कुछ ऐसे इल्जामात हैं जनरल फैज के ऊपर जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम किए हैं, जिसे पोस्ट रिटायरमेंट कहा जा रहा है। जो पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने काम किए हैं जनरल बाजवा तो उसके किसी तौर पे भी जिम्मेदार नहीं है। और देखें ना जी, जनरल बाजवा की तो इमरान खान के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इमरान ने उन्हें बहुत रेडिक्यूल किया हुआ था। और जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, अब की रिटायरमेंट के बाद वो कोई इमरान खान की सहूलतकारी नहीं कर रहे थे, बल्कि इमरान खान तो उन्हें बुरा भला कह रहा था। सवाल तो इमरान खान की सहूलतकारी का है और जनरल फैज की रिटायरमेंट ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो इमरान खान की सहूलतकारी या फौज के सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की है या आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की है, तो उसमें भी जनरल बाजवा मुलव्वस नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाजवा भी पढ़ा जाएगा, बाजवा भी पढ़ा जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फौज के आर्मी चीफ को मुकम्मल सैंक्टिटी हासिल है, वो जो भी हुक्म देगा उस पर अमल होगा। अगर आज आप जनरल बाजवा के अहकामात पर उनको क्वेश्चन करेंगे तो कल जनरल आसिम मुनीर के अहकामात पर उनको क्वेश्चन करेगा अगले आर्मी चीफ। तो ये पंडोरा बॉक्स तो फौज किसी तरह भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जनरल बाजवा ने जो भी काम किए हैं उनको मुकम्मल मुकद्दस गाय के तौर पे कबूल किया जाएगा, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना वो पढ़े जाएंगे। सवाल उन कामों का है जो जनरल फैज ने आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर किए, डिसिप्लिन तोड़ के, और रिटायरमेंट के बाद किए जब वो किसी डिसिप्लिन में भी नहीं थे, क्योंकि तब तो बाजवा चीफ नहीं था। और जब जो काम उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट किए हैं उनमें कुछ कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके गैजेट्स वगैरह भी आए हैं, उसमें कुछ जजेस के साथ कम्युनिकेशन भी है, कुछ पीटीआई के लीडर्स के साथ भी कम्युनिकेशन है। रऊफ हसन की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात आई कि वो जनरल फैज वगैरह से राब्ते में थे और जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है वो भी जनरल फैज से हिदायत लेता रहा। ये पोस्ट रिटायरमेंट बात है, इसमें भी जनरल फैज तो नहीं पकड़े जाएंगे। फैज साहब को जो पकड़ा गया है वो पीटीआई के साथ उनकी सहूलतकारी पे पकड़ा गया है, इसीलिए पीटीआई सख्ते में है। और टॉप सिटी वाला मामला जो है वो एक करप्शन केस फौज के पास उनका काफी अरसे से था, फौज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खत भी लिखा हुआ था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आप देखें फैजाबाद धरना केस में फौज ने फैज को डिफेंड किया है ना, क्योंकि फैजाबाद धरना केस में फैज जो भी कर रहे थे वो उस वक्त आर्मी चीफ की मर्जी से कर रहे थे। उन्होंने आर्मी का डिसिप्लिन फैजाबाद धरना केस में वायलेट नहीं किया होगा, पाकिस्तान का आइन वायलेट किया होगा, कानून वायलेट किया होगा, लेकिन आर्मी का डिसिप्लिन वायलेट नहीं किया हुआ। इसलिए फैजाबाद धरना कमीशन के आगे फौज फैज के आगे ढाल बन के खड़ी हो गई और उन्होंने फैज को पेश भी नहीं होने दिया। एक तो टॉप सिटी वाला मामला बहुत, आसिम मुनीर करप्शन के खिलाफ वैसे भी एक राय रखते हैं, लेकिन ये मामला भी 2017 से है। आप कह सकते हैं 1.5 साल हो गया आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बने हुए, 29 नवंबर 2023 में वो बने थे। तो तो अब वो 24 आ गया है, उनको बने हुए बहुत अरसा हो गया, 8-9 महीने हो गए हैं। करना होता तो पहले दिन कर लेते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा मसाइल जो है ना वो पोस्ट रिटायरमेंट उनके ऊपर जो वो पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे उस मसले की वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि अपनी इमरान खान से मुलाकातों पर उनको बहुत इन्वेस्टिगेट किया गया है। जब वो कोर कमांडर भावलपुर भी थे तो वो भावलपुर से इमरान खान को मिलने जमान पार्क आते थे। तो इस बात पर आसिम मुनीर साहब ने उनकी पहले तहकीकात करवाई है। लेकिन जब उनसे जितनी बार जब भी पूछा गया कि आप फलां डेट को मिले, उन्होंने कहा मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप जाके इमरान खान को मिले, तो मैं भावलपुर से आया मिलने। ये जो टॉप सिटी में जो लोग उस रेड में शरीक थे
उनकी भी ये मौकफ है कि हमें तो हमारे ऑफिसर ने ऑर्डर दिया तो हम गए। अब फौज में ये जरूर है कि आज भी अगर फौज का कोई डीजीआईएसआई कोई ऑर्डर करे कि फलां के घर रेड कर लें, तो जो लोग हैं वो रेड करने चले जाएंगे। वो डीजीआईएसआई से ये थोड़ी पूछेंगे कि आपकी ये रेड कानूनी है या गैर कानूनी है। सबॉर्डिनेट ये सवाल फौज में नहीं कर सकते कि सर वारंट है या नहीं है। अगर फौज की कमांड कहेगी कि फलां के घर रेड कर लो तो रेड हो जाता है। जैसे तो लेकिन अब जिसने वो ऑर्डर दिया है उससे जब पूछा जाए कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया, अगर चेन ऑफ कमांड पूरी ना हो, मतलब अगर टॉप सिटी के घर के मालिक के घर रेड के ऑर्डर जनरल बाजवा ने दिए होते तो फैज साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बाजवा के ऑर्डर मान रहे थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने ये कहा है कि मेरा इस रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने ये ऑर्डर्स नहीं दिए, ये जो टॉप सिटी वाले से दिहाड़ी लगाई गई है इसका भी मुझे नहीं पता, ना मेरा इसमें से कोई हिस्सा है, ना फैज साहब ने ये कहा है कि ये बाजवा साहब की मर्जी से किया है। तो लिहाजा ये जरूर है कि टॉप सिटी में केस नटशेल है, प्रॉपर्टी नजफ सियाल के नाम पे ट्रांसफर हुई है। अब बहुत सारे लोगों का राय है कि जी कर्नल लियाकत पकड़ा गया है, कर्नल लियाकत पकड़ा गया है। कर्नल लियाकत वो थे जो आईएसआई की तरफ से इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट चलाते थे, उनका पार्लियामेंट के अंदर एक दफ्तर भी होता था, सब उनको सलाम करते थे। उनका 2 कनाल का घर है, 50 करोड़ रुपए का, इस्लामाबाद में, वो तो नहीं पकड़े गए, वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया है वो आर्मी के डिसिप्लिन में किया है, पसंद था या नहीं पसंद था, उनको जो ड्यूटी असाइन की जाती थी वो करते थे। वो आईएसआई के ऑर्डर्स के तहत पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, लिहाजा उनको तो नहीं गिरफ्तार कर रहे, उनका तो कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। लिहाजा ये जो ख्याल है ना कि बड़ा कोई ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया, नहीं। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे, आपसे अंदर की बात जानना चाहेंगी कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के इम्कानात हैं, या वो कोई भी इम्कानात नहीं है और वो अपना जो मुद्दत मुलाजमत है उसको मुकम्मल करने के बाद घर जाएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग सब ये जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो दरअसल काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी रोकने के लिए है। और मंसूर अली शाह साहब ने वो सीटें पीटीआई को दी इसलिए हैं ताकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 ना रहे और कोई आईनी तरमीम ना हो सके। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही बात है, मेरी इतलात के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई है और वो 2/3 अक्सरियत वो अपनी आइंदा चंद दिनों में तरमीम ला के साबित कर देंगे। ये कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां की जा रही हैं। उस मुश्तरका इजलास में इकट्ठे दोनों हाउसेस की 2/3 पूरी कर ली जाएगी और उसमें आईनी तरमीम भी पास की जाएंगी। तो जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है, 2/3 पूरी हो गई है और का जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है। लेकिन इसके नतीजे में मंसूर अली शाह साहब का कोई चीफ जस्टिस बनने का चांस ज़ाया नहीं होगा। ये जरूर है कि काजी फायज ईसा साहब को 1.5 साल और मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। मर जाएगा चांस तो मुनीब अख्तर साहब का मर जाएगा, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। और बुनियादी काम मंसूर अली शाह को रोकना नहीं है, बुनियादी काम जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है, जिसके लिए ये तरमीम की जा रही है। वरना मंसूर अली शाह साहब तो पहले 2.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने थे, इस तरमीम के बाद 3 साल के लिए बनेंगे। फौरी तो नहीं बनेंगे लेकिन उनको उनके टेन्योर में भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन मुनीब अख्तर साहब का बिल्कुल कोई चांस नहीं रहेगा और वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। लिहाजा एक आईनी पैकेज आ रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद ने बगैर मखसूस नशिस्तों के अपनी 2/3 पूरी कर ली है और वो 2/3 पूरी होने के बाद अब एक वोट ज्यादा है उसमें हुक्मरान इत्तेहाद के पास। और ये आपको आइंदा चंद दिनों में ये आईनी तरमीम आती नजर आ रही है, जिसमें और भी बहुत कुछ अमेंड किया जा रहा है। ये पूरा एक आईनी पैकेज बनाया जा रहा है, सिर्फ ये कोई काजी फायज ईसा की तौसीह नहीं होगी, इसमें काफी कुछ इसमें शामिल होगा। और वो आईनी पैकेज आजकल ड्राफ्ट हो रहा है और वो आइंदा चंद दिनों में मुझे लगता है टेबल हो जाएगा और ये पास हो जाएगी। ठीक हो गया, तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, हमें दीजिए इजाजत, आने के बाद।